यस सर। उनसे मेरा इंस्पिरेशन वहां से आ रहा है सारा। यस सर। ये अच्छी बात है। जैसे कहते हैं नेता का बेटा नेता अच्छा होता है, तो हमारे साथ दूसरा ऑफिसर का बेटा अच्छा होगा। ड्यूटी सर। हम बेटी बेटा तो हम फर्क नहीं मानते आजकल। यस सर। हम तो आगे बेटा बेटी सब तो हो सकता है 10 साल बाद शायद अमेंडमेंट नहीं करते, बेटा बेटी खत्म ही करते। यस सर, हो पर सकता अब है शायद बेटों को रिजर्वेशन की जरूरत पड़ जाए अभी। जिस हिसाब से आप दीजिए कर रही उस हिसाब तो पता नहीं है ऐसा ही रहा। आरजे तो मुझे बाकी पता, आरजे तो लग रहा है प्लीज। व्हाट इज ओनरस गिफ्ट? ऑनरस गिफ्ट, दुर्बर दान। यस। ये टीपी एक्ट 1882 के 129 सेक्शन में दिया गया है कि अगर आप एक ही ट्रांजैक्शन से खूब सारा अगर दान, एक वस्तु का अगर दान दान करते हो और उन पे किसी पर बाध्यता का बोझ है, तो आपको कंप्लीट एक्सेप्ट करना होगा, आप किसी को त्याग नहीं सकते हो। दैट इज ऑनरस। और अगर मैं कहूँ कि मेरे फादर, ये मेरे पास डॉक्यूमेंट है और ये चीज मुझे गिफ्ट कर गए थे, कैन आई दैट प्लेस दैट डॉक्यूमेंट इन द कोर्ट? उन्होंने लिखा था कि, या किसी लेडी ने कहा कि ये मेरे भाई ने मेरी जमीन पे कब्जा कर रखा है, लेकिन फादर का डॉक्यूमेंट है मेरे पास, वो लिख के गए थे कि ये मैंने बेटा तुम्हें गिफ्ट कर दी। तो विल दैट बी एडमिसिबल एज अ क्लेम इन द कोर्ट? ये डॉक्यूमेंट एडमिसिबल होगा क्लेम के लिए? यस। What are the necessary elements of gift? वैलिड गिफ्ट। Valid gift. वैलिड गिफ्ट। यस। एक्चुअली सर वो सॉरी सर। छोड़ दीजिए आप। गिफ्ट में एक्सेप्टेंस होना जरूरी है। हाँ, Acceptance उसका नहीं है तो स्वीकार नहीं relevant किया। नहीं है। इनवैलिड अभी आपने Will बोला तो हो सकती है Yes, लेकिन sir. गिफ्ट नहीं। गिफ्ट नहीं होता। दाता के द्वारा हाँ, स्वीकार होना स्वीकार जरूरी है स्वीकार सर। में जैसे आपने कहा ना पूरा की पूरा एक्सेप्ट करना। बिल में गिफ्ट नहीं है सर। हाँ, बिल में Okay, sir. गिफ्ट नहीं। गिफ्ट रजिस्टर्ड होना भी जरूरी है। अगर रजिस्टर- Registered होना भी रजिस्टर्ड इमूवेबल प्रॉपर्टी का होगा तो सेक्शन 17 में। सत्रह जी आप पूछिए। हम्म। थेफ्ट की इंग्रेडिएंट क्या है? According to section 378 of Indian Penal Code 1860, जंगम संपत्ति को बेईमानी से किसी के कब्जे में से ले लेना, दैट इज थेफ्ट, बस उसकी यही है। सम्मति के बिना। हाँ, That ये is भी the है point. चार है। Yes. क्या कोई व्यक्ति अपने सामान की थेफ्ट कर सकता? No sir. नहीं। नहीं सर, किसी और की संपत्ति को लेना होता है सर, बेईमानी से लेना होता है। खुद की संपत्ति है, मेरा चश्मा है या घड़ी है, यस सर। क्या मैं उसकी चोरी कर सकता हूँ? नो सर। ये मैंने आपको मोटरसाइकिल दी चलाने के लिए, ओके सर। आप ले गए कॉलेज, वहां पे पार्क की क्लास अटेंड करने लगे, मैं पीछे से मोटरसाइकिल ले गया, अब वो नहीं है चोरी कि- है कि नहीं? सर वो तो मिस एप्रोप्रिएशन हुआ ना, दुर्विनियोग हुआ संपत्ति का। हाँ। ये तो इलस्ट्रेशन नहीं, इलेक्ट्रेशन ये है कि जैसे मैंने मेरी घड़ी रिपेयर करने के लिए दी ओके सर। और दुकानदार को, यस और दुकानदार कहीं चला गया और मैं मेरी घड़ी बिना उसका रेनोवेशन किए हुए उसको ले गया, दैट इज थेफ्ट। दैट इज बेलमेंट हो चुका था ना, Bailment. पोजीशन उसका हो। इस चीज का भी थेफ्ट हो सकता थेफ्ट हो सकता है, गिवन क्योंकि इसमें ओनरशिप नहीं देखी जाती, केवल पोजेशन में आता है। पोजीशन उस समय लॉफुल पोजेशन उसके पास पे घड़ी, जब तक उसका पेमेंट इम्प्रूवमेंट एक है, if anything is owed to this watch यस सर। repairer, then it is a theft. If you don't know anything, आपने सारा पैसा दे दिया, नहीं मिला, उसको आप उठा ले, then it is not a theft. नो But यदि उसको पैसे फिर आपको देना है, तो फिर आप नहीं ला दैट सकते। इज डिपेंडेंट फैक्ट्स। ओके। है। बेईमानी शब्द का उपयोग और ये नहीं खा के लिया है, यस सर। डिपेंड करेगा लोग किससे तो इंटेंशन उसका डिसऑनेस्ट होना चाहिए। डिसऑनर। ये है। देखे लोग जिस जरूर से यस सर। यस। फिर आप पूछिए सर। ये बी के खिलाफ होता है हाईकोर्ट में, और एक ही रेट पर हाईकोर्ट बी के खिलाफ एक्स पार्टी स्टे ऑर्डर कर देता है। तो बी को क्या रेमेडी? सर क्वेश्चन सर समझ में नहीं आया क्या? ए के खिलाफ, ए बी के खिलाफ रिट करता है हाईकोर्ट में, ओके सर। रिट में हाईकोर्ट बी के अगेंस्ट में
एक्स पार्टी स्टे दे देता है। इस स्टे के खिलाफ बी को क्या रेमेडी है? सॉरी सर। चलिए दोस्त पूछिए। वैसे 226 देखा आपने यस सर, राइट। क्लॉज है 26(3) एक्सपायरी हो तो आप उसको वेकेशन करने की एप्लीकेशन लगा सकते हैं। आप 226 विद इन 14 डेज। स्ट्रिक्टली फॉलो होता नहीं, वो तो नाम का प्रोविजन रह गया। चलो एनियल आप 100% ए बी के खिलाफ सूट करता है, ए जीत जाता है, बी अपील करता है रेवेन्यू बोर्ड। ओके सर। रेवेन्यू बोर्ड कहता है कि ये अपील यहाँ लाई नहीं करती, इसकी अपील है हाई कोर्ट में करनी चाहिए। वहां अपील को डिसाइड करने में रेवेन्यू बोर्ड को 3 साल का टाइम लग जाता है। अब एक के खिलाफ एक के पास में क्या रेमेडी है कि वो हाई कोर्ट में अपील कर सके? सॉरी सर। सिंह सर मनीषा, कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा परफेक्टली तैयार किया हुआ है? सर वैसे तो मैंने थोड़ा थोड़ा सब कुछ पढ़ा हुआ है, लेकिन एविडेंस में मैं कोशिश करूंगी कि आंसर सही दे सकूं सर। चलो, एविडेंस एक्ट में एक एक मामले की ट्रायल चल रही है ठीक है सर। और उसमें एक गवाह आता है। वो जज उसे पूछता है कि आप उस समय क्या कर रहे थे? बोले सर मैं वो नहीं मैं बता सकता। कि नहीं, ये तो आपको बताना पड़ेगा, आप इनके घर में क्यों गए? गवाही देने आया है वो मर्डर के केस में कि एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ को मारा, उसके घर में मारा। तो गवाह आया, उससे पूछा कि तुम क्या कर रहे थे वहां? बोले सर मैं नहीं बता सकता। जब जज ने कहा कि नहीं बताओ आप, तो वो बताता है कि साहब मेरा इनकी जो वाइफ है जिसे इन्होंने मार दिया, मेरे उससे इलीगल रिलेशन थे, इसलिए मैं उसके घर में गया, देखा और मैं वापस आ गया और वहां उसने स्वीकार किया और साथ में कुछ चीजें भी मैं वहां से चोरी करके ले आया। ये बात है कोर्ट में कही उन्होंने। जी ठीक सर। है, तो गवाही अलग हो गई। कोर्ट में जो कुछ भी कहा गया उनके खिलाफ क्या वो कंफेशन है चीजों के संबंध में? सर वो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 27 ऑफ एविडेंस एक्ट, अगर चीजों की बरामदगी हो जाती है, उसकी बरामदगी भी हो जाएगी। बरामदगी हो जाती है तो सर वो एडमिसिबल है। सेक्शन 132 एविडेंस एक्ट पढ़ा था। यस सर। सेक्शन 132 में यही दिया हुआ है कि जो कुछ भी कोर्ट में कहेंगे उनके ग्राउंड्स के आधार पर उसको प्रोसिक्यूट नहीं किया जाएगा, ना अरेस्ट किया जाएगा। एडिशनल एविडेंस लाओ इन्वेस्टिगेशन। ओके सर। इंक्रिमिनेटरी स्टेटमेंट नहीं मान सकते उसको, ओके सर। उसके बेसिस पर उसको कन्विक्शन नहीं कर सकते। कन्विक्शन वो ओके। देने से मना भी नहीं कर सकता। ओके। देगा तो इंक्रीमेंट को तो फिर सहारा मिलकर देगा ही नहीं। चलिए चलो ठीक है। थैंक यू वेरी मच।